नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो हम लास्ट वीक हमने एक वीडियो बनाए थे कि ऑप्शंस में ज़्यादातर लोग पैसे क्यों लूज़ करते हैं, उसके मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं। तो उसी वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट आज समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं ऑप्शंस में क्या गलतियाँ करते हैं और आपको क्या गलतियाँ जो है आपको नहीं दोहरानी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम पहली चीज़ जो देखेंगे वो होता है कि बाइंग द OTM प्रीमियम्स। तो क्या होता है, जो मार्केट में नए लोग होते हैं उनको यही पता नहीं होता कि मार्केट में प्रीमियम आपको कौन सा बाय करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो उनको मालूम होती है वो होती है कॉल एंड पुट। तो कॉल का मतलब होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपकी कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो इतना ही उनको पता होता है, लेकिन इसके पीछे जो साइंस होता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। देखिए, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉल मतलब आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो उसके साथ ही आपके कॉल के भी प्रीमियम बढ़ेंगे, या फिर अगर आपका बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो उसके साथ आपके पुट के भी प्रीमियम बढ़ेंगे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इस वजह से आपको ज़्यादा दूर के मतलब समझ लीजिए कि अभी फॉर एग्जांपल निफ्टी 23,000 चल रहा है तो निफ्टी 23,000 के आसपास के ज़्यादातर आपको प्रीमियम्स बाय करने चाहिए। हालांकि वो थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन उसमें आपके प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपने बहुत ज़्यादा दूर का प्रीमियम ले लिया। वो लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि ज़्यादा दूर के प्रीमियम लेंगे, बहुत सारी क्वांटिटी में लेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों के देखे, मतलब फेसबुक में देखता हूँ, ग्रुप में भी देखता हूँ कि लाखों का लॉस करते हैं। देखिए, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप क्वांटिटी हर टाइम बढ़ाए। आपको जो वैल्यू पीक है, मतलब जो एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए वही आपको करना चाहिए। ठीक है। जो नेक्स्ट थिंग होती है इसमें वो देखिए ऑप्शन, जैसे मैंने अभी कहा कि कम प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि वो ज़्यादा बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कोई लोगों की मेंटेलिटी होती है कि 5 रुपये का प्रीमियम 10 रुपये हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। देखिए, ऑप्शंस में से होता तो है, लेकिन हर टाइम होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट क्या है। अगर किसी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ऐसा भी होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ता तो है, लेकिन आपके जो प्रीमियम है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उल्टा वो मतलब कम होते जाते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा दूर के ऑप्शंस लेना अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन राइज लाइक अ टोर्टोइज, मतलब ये बहुत ऑप्शन का एक थंब रूल है कि ऑप्शन जब बढ़ता है बहुत स्लोली बढ़ता है। फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन को 10 रुपये से लेके 20 रुपये में जाने में 1 घंटा लग गया और उसको जो 20 रुपये से 10 आने में 5 मिनट 2 मिनट लग सकते। तो ऑप्शन हमेशा बहुत स्लोली बढ़ते हैं और जब वो गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरते हैं। इसलिए ऑप्शंस बाइंग में आपको ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग होती है यहाँ पे कि आपको अंडरलाइन चार्ट्स। तो नेक्स्ट जो गलती मेजर होती है ट्रेडर्स या फिर नए लोग करते वो होते हैं कि आप अंडरलाइन चार्ट्स ही नहीं देखते। बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे नहीं कहूँगा कि हर एक लोग ऐसी गलती करते, लेकिन नए लोग होते हैं वो चार्ट्स नहीं देखते। उनको सिर्फ एक इंडेक्स की वैल्यू पता होती है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। देखिए, हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने बाई कर लिया तो फिर ऊपर ही जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ ग्रीन या रेड देखिए बाई कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अंडरलाइन चार्ट्स भी देखने चाहिए। ठीक है। आप जो स्ट्राइक प्राइस लेना चाहते हैं आपको उस स्ट्राइक प्राइस के भी चार्ट्स देखने चाहिए विद कंपैरिजनली। मैं आपको और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो आप फॉर एग्जांपल आप निफ्टी लेना चाह रहे हैं तो आपको निफ्टी के भी निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है वो भी आपको देखना चाहिए। जो स्ट्राइक प्राइस आप खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं आपको उसके भी चार्ट्स देखने चाहिए। अगर आपको पॉसिबल है तो आप उसमें फ्यूचर्स के भी चार्ट्स देख सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा कि एक आइडिया आ जाएगा कि कंपैरिजन की जो आपका ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आपका फ्यूचर भी उसी रेंज में चल रहा है या फिर फ्यूचर साइडवेज में चल रहा है, फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है, प्रीमियम में चल रहा है। ओवरऑल आपको एक मूवमेंट पता चल जाएगी। अगर सारे आपको जो ट्रिगर्स है वो एक ही डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पे बाय या फिर सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको अंडरलाइन चार्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो फ्यूचर और ऑप्शन की अगर बात करें तो फ्यूचर्स तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इरेशनल बिहेव कर सकते हैं। तो इरेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा निफ्टी ऊपर जा रहा है फिर भी हमारा जो कॉल का प्रीमियम वो नहीं बढ़ता है, कुछ सिनारियों में तो वो कम भी हो जाता है। तो इसको हम इरेशनल बिहेवियर कहेंगे। तो इससे ये क्यों होता है कि आप अगर आपने कोई ज़्यादा दूर का बाई कर लिया फिर वहाँ पे कोई
चीज़ होती है कि मतलब ऑप्शन की जो फंडामेंटल्स का जो साइंस होता है उस हिसाब से भी मार्केट जो ऑप्शन प्रीमियम है खुद को एडजस्ट कर दे। तो इस सिनारियो में आपको अंडरलाइन चार्ट्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस सिनारियो में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होता लेकिन लॉस भी नहीं होता, और आपका जो स्ट्राइक सिलेक्शन होता है वो गलत हो जाता है। इसलिए आपको अंडरलाइन चार्ट्स बहुत ज़्यादा देखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे हम देखेंगे होता है ट्रेडिंग टाइमिंग्स। तो ट्रेडिंग टाइमिंग जो मेजर मैं थिंग आपको कहना चाहूँगा कि जो मेजर थिंग्स मतलब जो ओपन इंटरेस्ट जो बिल्ड होते हैं वो मंथली एक्सपायरी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मंथली एक्सपायरी बाय करने जाएंगे तो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे आ जाते हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे ज़्यादा भरोसा हो, अगर आपका वहाँ पे ट्रेडिंग एज हो, तभी आप वहाँ पे बाय करिएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट थिंग होती है वो एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ में जो होता है अभी रिसेंटली परसों ही सॉरी जुलाई मंथ की एक्सपायरी हुई है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट इतना ज़्यादा गिरेगा, लेकिन वहाँ से मार्केट बहुत ही भारी मात्रा में नीचे गिर गया। तो वहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पोजीशन ना बनाए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी ट्रेड करना हमेशा ही एक बड़ी बात होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हम जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए हर रोज़ हम मार्केट में होते हैं दिन भर, फिर भी हमारे लिए मुश्किल जाता है। तो नए लोगों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है। नए लोग कई कई जगह पे बना लेंगे पैसे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है मार्केट में, ठीक है। तो आपको दो चीज़ मतलब दो जगह पे मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ आपको बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बाय अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें और आपको ऑप्शन होल्ड करना चाहिए, तो ऑप्शन होल्डिंग में आपको कभी भी फ्राइडे में आपको ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉल बाय कर लिया और मार्केट निफ्टी का जो निफ्टी है मंडे को गैप अप भी ओपन हो जाता है, तो भी आपको जो इतना प्रॉफिट होना चाहिए, फेयर प्रॉफिट होना चाहिए, उतना नहीं होता है। अगर फ्लैट भी ओपन हो जाता है तो भी आपको लॉस होगा। तो इस सिनेरियो में आपको फ्राइडे को ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पे अगर हम इंट्राडे की बात करें, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, तो इंट्राडे में अगर देखिए ऑप्शन सबसे ज़्यादा लिक्विड होते हैं, तो ऑप्शंस में जो लिक्विडिटी सबसे अच्छी और जो ट्रेड होते हैं वो जो मूवमेंट होती है निफ्टी बैंक निफ्टी में होती है सुबह के टाइम पे 9:15 से लगभग 11:30 के आसपास। यहाँ पे आपको अच्छी खासी मूवमेंट ग्रैब करने का चांस मिलेगा। मार्केट उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो जाता है, और फिर जब यूरोपियन अमेरिकन मार्केट जब 1 बजे के बाद ओपन होना स्टार्ट होते हैं, तब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक फिर से एक मूवमेंट अच्छी सी आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अच्छे खासा पैसे कमाना है, अगर आपको पूरा टाइम स्क्रीन के सामने नहीं बैठना, तो आप इसमें से कोई भी टाइम पे, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सुबह का मूवमेंट मेरे लिए तो ज़्यादा फेवरेट है, अगर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सुबह का जो मूवमेंट होता है 9:15 से 11:30 के आसपास, उस टाइम पे मैं ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मूविंग नेक्स्ट वहाँ पे हम देखेंगे रीड डेटा। तो देखिए मार्केट में अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है फ्यूचर या डेरिवेटिव मार्केट में, ऑप्शंस मार्केट में, तो आपको डेटा रीडिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा रीडिंग क्या होता है एक तरह से कि यहाँ पे आप डेटा थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े प्लेयर जो होते हैं जो मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट ड्राइव करते हैं, फिर वो एफआईज हो सकते हैं, डीआईज हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन प्लेयर हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, उनकी बड़ी बड़ी पोजीशन होती है। अगर आपको डेटा रीड करना आ गया तो आपको इन लोगों की पोजीशन कहाँ पे बन रही है, वो क्या करना चाहते हैं मार्केट में, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो डेटा रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, और डेटा रीडिंग से ही आपको आपकी पोजीशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डेटा रीडिंग मार्केट में इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट में आपको एक पता चल जाता है कि कहाँ से मार्केट घूम सकता है, कहाँ पे जाके रुक सकता है, और वहाँ पे कहाँ से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट भी हो सकता है। ये डेटा थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं। सेकेंड थिंग अगर मैं यहाँ पे कहूँ डेटा कौन सा रीड करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में बोलेंगे कि एफआईज ने इतना बाई किया, इतना सेल किया है। तो देखिए एफआईज भी बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे एफआईज हो सकते हैं, बड़े एफआईज हो सकते हैं, उनकी अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। तो उस वजह से आप ज़्यादा मिसलीड मत होइए, आप अपना स्टडी खुद कीजिए और उसके हिसाब से ही मेजर थिंग्स है मार्केट में, उसी पे आप ज़्यादा फोकस करके उसी पे वर्क कीजिए, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट जो हमारी चीज़ होती है नेक्स्ट वाली होती है हेजिंग टूल। देखिए बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ऑप्शन इज अ बेसिकली अ हेजिंग टूल, नॉट अ ट्रेडिंग टूल। हेजिंग क्या होती है, देखिए हेजिंग ये समझ लीजिए, हेजिंग में आपको एक सिंपल टर्म्स में बोलूँगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी
रिस्क कम करने के लिए हेजिंग एक बनाया गया है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि हेजिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल किसी इन्वेस्टर ने एचडीएफसी लिमिटेड में बहुत सारी मतलब फॉर एग्जांपल 200 करोड़ की पोजीशन बनाई हुई है, तो उसको डर लगता है कि ये यहाँ पे गिर ना जाए, तो इसका जो लॉस लिमिटेड करने के लिए वो दूसरे साइड पे एक ऑपोजिट साइड पे पोजीशन बनाते हैं, जिसे हम हेजिंग कहते हैं। तो इस सिनारियो में अगर मार्केट वहाँ से ऊपर भी चला जाता है तो उसे इक्विटी में प्रॉफिट होता है, अगर वहाँ से मार्केट नीचे चले जाता है तो वहाँ पे उसको जो उसने ऑप्शंस बाय किया है वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। इस वजह से ऑप्शंस में आपको हमेशा किसी ना किसी सिनारियो में किसी ना किसी सूरत में प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर हेजिंग के लिए जो कॉस्ट लगती है वो एज कम्पेयर टू इक्विटी की बहुत कम होती है। इसी वजह से मार्केट में जो ऑप्शन मार्केट में प्रॉफिट और लॉस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो ऑप्शन मतलब जो आपको पोर्टफोलियो हेज करना या फिर बड़ी पोजीशन हेज करनी, उसके लिए आपको बहुत ही कम पैसे लगते हैं ऑप्शंस मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे हेजिंग आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में आज लोग बहुत कम ही लोग होते हैं जो मतलब रिटेल वाले तो बहुत ही कम मात्रा में हेज करते हैं, लेकिन जो एफआईज होते हैं एफआईज हमेशा हेज करके ही कोई भी पोजीशन मार्केट में बनाते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मार्केट। हल दो देखिए, मार्केट में ट्रेडिंग सीखने से पहले अगर ट्रेडिंग करना है आपको ऑप्शंस मार्केट में, तो ऑप्शन के फंडामेंटल आपको समझने चाहिए। मैक्सिमम टाइम्स पे आप स्टार्टिंग स्टेज में प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन समझेगा ही नहीं कि किस टाइम पे कौन कौन सी, मेरे बहुत सारे लोग हैं उनको एक्सपायरी क्या होती है पता नहीं होती, एक्सपायरी के दिन उनका प्रीमियम जीरो हो गया तो उनको पता ही नहीं चला। वो उनका कहना था कि मेरा प्रेडिक्शन बराबर था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से प्रीमियम कम होना चालू हो गया, डीके होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपको ऑप्शन के बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए कि ऑप्शन की प्रीमियम कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, किस सिनारियो में कितना बढ़ सकती है, कितना कम हो सकती है, कौन कौन से ट्रिगर से कहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ेगी। ऑप्शन अगर मेरा मतलब निफ्टी बढ़ रहा है तो वहाँ पे मेरा ऑप्शन का प्रीमियम कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, रिलेटिव वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन की फंडामेंटल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारी स्ट्रैटेजी बिल्डअप। अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि यहाँ पे मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग में अगर आप लॉस ही नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे कॉल बाई किया हुआ है और उसी सिनारियो में मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं उसी सिनारियो में ऑपोजिट साइड पे कोई एक पोजीशन बना के वहाँ पे मेरा रिस्क कम कर सकता हूँ, या फिर मैं मेरा जो लॉस हो रहा है उसे मतलब ब्रेक इवन पे मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे वहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो ये ऑफ कोर्स पॉसिबल है ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसलिए आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना आना चाहिए। स्ट्रैटेजी बिल्डअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सबसे लास्ट में आता है जब आप सारे की फंडामेंटल समझ लेते हो, आपके टेक्निकल समझ लेते हो, डेटा रीड समझ लेते हो, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना बहुत ही अच्छे से आता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो HNIs होते हैं, हाई नेट इन्वेस्टर, उनकी पोजिशन दोनों साइड पे बनी हुई थी। अगर फॉर एग्जांपल कि किसी पोजीशन में वो लॉस करे तो दूसरी साइड पे एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते, जो कि उनका जो लॉस है वो पूरा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, वो आपको समझना और आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में, तो ट्रेडिंग देखिए डिफ़िकल्ट स्किल होता है, मैं मानता हूँ ये चीज़, लेकिन एक चीज़ आपको भी समझना चाहिए कि अगर आपको ऑप्शंस का पूरा कंप्लीट नॉलेज हो, उसके साथ अगर आपके पास अच्छा खासा प्लान हो, वो अगर वो आप एग्जीक्यूट कर दें मार्केट में, तो देखिए डेफिनेटली हर वीकली ऑप्शंस पे, वीकली एक्सपायरी पे, मंथली एक्सपायरी पे आपका प्रॉफिट बनेगा ही, ठीक है। और मैं नहीं कहूँगा कि इसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा स्किल लगेगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं विथ हेजिंग, विथ स्ट्रैटेजी बिल्डअप, तो वहाँ पे बहुत सारी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, वहाँ पे 1:3, 1:4 भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसमें आपको टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मूविंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मनी मैनेजमेंट। तो देखिए मनी मैनेजमेंट जो मार्केट में लीस्ट मतलब जहाँ पे सबसे कम ध्यान देते हैं लोग, वो होता है मनी मैनेजमेंट। देखिए मनी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। मैं ऐसा क्यों कह रहा, मैं आपको 2-3 पॉइंट नीचे समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है कि मार्केट में जिन लोगों के पास ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे अगर बात करें तो मैंने इक्विटी ट्रेडिंग से स्टार्ट की थी, उसके बाद में कुछ सालों के बाद ऑप्शंस में आया था। लेकिन जो लोग स्टार्ट करते हैं वो डायरेक्टली तो ऑप्शंस में आ जाएंगे, दूसरी चीज़ वो अपना 100% कैपिटल ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लगा देंगे।
तो ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मैक्सिमम लोग इसी वजह से लॉस करते हैं कि उनको लगता है कि एक बार उनका 10,000 का 50,000 हो गया तो नेक्स्ट टाइम फिर से 50,000 का 2-3 लाख हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई सट्टा बाजार नहीं है, प्योरली एनालिसिस से और डेटा रीडिंग से चलता है मार्केट। आपको मार्केट समझ में आना चाहिए तो आप बिल्कुल पैसा बनाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ होती है वहाँ पे जो मार्केट में जो नए ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर नहीं कहेंगे लेकिन जो नए नए जो ट्रेडर्स आए ऑप्शंस में वो लॉस क्यों करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है पुअर मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट पुअर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि वो लोग मंडे को 2-3 हज़ार प्रॉफिट बना लेंगे, फिर ट्यूसडे को 2-3 हज़ार बना लेंगे, वेडनेसडे को 10,000 बना लेंगे और फिर थर्सडे को कम से कम 50,000 का लॉस कर देंगे। तो ये होता क्या है कि आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, लॉन्ग टर्म में ये जो ट्रेडर है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा ही जिसके प्रॉफिट से बड़े उसके बहुत बड़े लॉसेस है, तो लॉन्ग टर्म में ये ट्रेडर हमेशा ही लॉस में रहेगा। तो इसलिए आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप 1,000 रुपये या फिर 2,000 जो भी आपकी कोई अमाउंट हो आप जो आप कमाना चाहते हैं उसके आप 30% 50% ही रिस्क रखिए, तो वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। सेकेंड थिंग होती है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रैटेजी बिल्डअप आपको आना चाहिए, वैसे रिस्क मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में तो आपको आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। और सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट की मेंटेलिटी मतलब साइकोलॉजी डेवलप करनी आनी चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज ग्रीडीनेस। देखिए मार्केट में अगर मैं कहूँ कि 1% 2% ईजिली मार्केट में ऑप्शंस मार्केट में हर रोज बन रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि हर रोज वो 2 से 3% नहीं बनाना चाहते। वो लोगों को मेंटेलिटी ऐसी है कि उनको हर रोज एक तो दुगना चाहिए, एटलीस्ट 50% चाहिए, लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो ज़्यादा कमा नहीं पाते। इससे अच्छा तो ये है कि आप हर रोज 2 से 3% कमाइए, 4% कमाइए, लेकिन कंसिस्टेंटली कमाइए। एट द एंड ऑफ द मंथ आपका जो पोर्टफोलियो होगा, जो आपका ट्रेडिंग जो अकाउंट होगा वो एटलीस्ट 50% से ग्रो करेगा। इसलिए यहाँ पे आपको लालच जो है मार्केट में बहुत ही कम रखना चाहिए और आपको कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो हमारे लिए वो है स्ट्रैटेजी। जो मैं पर्सनली मेरी जो मनी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए मैं बहुत ही कम रिस्क लेके ट्रेड करता हूँ। मैक्सिमम जो मेरा 60% जो कैपिटल होता है वो हेजिंग में लगा होता है। मैं दोनों साइड से हेजिंग करता हूँ और हेजिंग से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। उसके साथ दूसरे साइड पे मैं ऑप्शन ट्रेड भी करता हूँ। मेरे दो अलग ट्रेडिंग अकाउंट है, तो एक में ऑप्शन हेजिंग करता हूँ, दूसरे में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। लास्ट जो 20% मैंने रिजर्व के लिए रखा हुआ है, तो 20% रिजर्व मैंने एडजस्टमेंट के लिए रखा हुआ है। अगर मेरी कोई सिचुएशन मतलब कोई मेरी पोजीशन प्रॉफिट में जा रही है तो उस सिनारियो में वहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर मेरी कोई पोजीशन लॉस में जा रही है तो वहाँ पे मैं दूसरी पोजीशन बना के एडजस्टमेंट करके वहाँ पे मेरी जो लॉस की पोजीशन है वो ब्रेक इवन पे लेके आता हूँ। तो दैट्स इट। ये सारी मैंने जो चीज़ें वो आपको मतलब शेयर की है कि सारे जो नए लोग हैं या फिर जो अभी भी मार्केट में काम करे जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे उन लोगों ने इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप ज़रूर आपके दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, नए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।